गुड आफ्टरनून रुपेश। बाकी सबको ज्वाइन करने बोलो। आता है मैंने स्किल रखा थोड़ा प्रोग्रामिंग सी नहीं आ रहा था, सिर्फ सी आ रहा था। गुड आफ्टरनून। मैं ज़्यादा तीन के साथ लेता हूँ, तीन चार को एक मशीन की अलग नहीं है ना, एक ही ट्रेन और कर दीजिएगा तो सुनो तुम अंदर कौन करो तुम एक बार हम इसी आपके लिए एक बार नाम है बाकी सब कहाँ है? तुम लिखो कम्युनिकेशन स्किल ब्रैकेट में लिख कर दिखा हमारा कम्युनिकेशन ठीक তুমি এইভাবে করবে আমি তো একদম সঙ্গে অ্যাড করি একসঙ্গে এই यहां पे डाले ना इनको क्लास में डाल दीजिए इंग्लिश बी ऐसे कीजिए तब उनको दिखेगा इसको कम्युनिकेशन स्किल है इसमें आप जो भी बच्चों मतलब क्लास करते क्लासरूम না তুমি বেসিস দাও আর দুটো ব্রাঞ্চের নাম দাও क्या हुआ? अभी तक कोई ज्वाइन नहीं किया। अब ये इनवाइट स्टूडेंट के हम इस क्लास में ऐड करना ओके, अच्छा मॉड्यूल अप हो गया है, ठीक है। रूट का दिखा था अभी सब आपका मॉड्यूल अप हो गया है, आज हम असाइनमेंट दे देंगे तो तुम लोग को उसके बाद असाइनमेंट अब सब धीरे धीरे लिखना स्टार्ट करना है। ओके ठीक है। कल हम लोग इस टॉपिक पे थे, कंसिडरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ सेलुलर सिस्टम। एक सेकेंड। ओके तो कल हम लोग देख रहे थे कि कोई भी जो सेलुलर सिस्टम है, सेलुलर सिस्टम में एक्चुअली कंसिडरेशन या फिर लिमिटेशन क्या क्या है, उसके हिसाब से हम लोग को किस किस टॉपिक के ऊपर ध्यान देके या फिर क्या क्या जो ड्रॉबैक्स है वो सारे ड्रॉबैक्स को ध्यान में रखते हुए कोई भी सेलुलर सिस्टम को हमको डिजाइन करना पड़ेगा। इसी सारे टॉपिक के बारे में कल मेरा हम लोग का डिस्कशन हो रहा था कि नहीं? जिसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि मेरा जो पहला ड्रॉबैक है यहाँ पे या फिर जो पहला पैरामीटर्स है दैट इज एंटेना। कल हम लोग एंटेना के बारे में डिस्कशन मेरा चल रहा था। जो दो तीन जो पैरामीटर था, दो तीन पैरामीटर में से मेरा क्या क्या था, मेरा पहला और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पैरामीटर था इट वाज ओके जो मेरा पहला पैरामीटर था वो था मेरा, ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग देखे थे जो मेरा पहला पैरामीटर इट वाज एंटेना। एंटेना सेकेंड वर्ड इन स्विचिंग इक्विपमेंट्स, क्या क्या इक्विपमेंट यूज करके हम लोग स्विच कर सकते हैं। डेटा लिंक्स, और डेटा लिंक जो है वो भी मतलब डेटा लिंक जो है वो भी हम लोग का बहुत एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। ओके अच्छा एक सेकेंड, अच्छा हम थोड़ा सा अटेंडेंस ले लेते हैं।
क्लास का अटेंडेंस इतना कम क्यों है? प्रोजेक्ट वर्क करना है इसलिए क्या क्लास भी तुम लोग नहीं करोगे? बाकी लोग जन आज क्लास का अटेंडेंस इतना कम है। एनीवेज, तो कल हम लोग एंटीनास के बारे में देख रहे थे कि एंटीना क्या होता है, कैसा होता है, मतलब ओमनी डायरेक्शनल एंटीना होगा, मतलब डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन हम लोग को, या फिर डिपेंडिंग ऑन द जियोग्राफिकल टोपोग्राफी ऑफ द सेल साइट, जो सेल्स जो जगह पे है या फिर मेरा बीटीएस जहाँ पे बना हुआ है उस पर्टिकुलर एरिया का या जो लोकेशन है उस लोकेशन का जियोग्राफिक कंडीशन जैसा होता है उसके हिसाब से हमको क्या करना होता है कि एंटीना जो है एंटीना को चूज करना होता है कि किस टाइप ऑफ एंटीना को हम लोग चूज करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है एंटीना का जो रेडिएशन पैटर्न, कल हम लोग रेडिएशन पैटर्न के बारे में भी पढ़ लो, लास्ट क्लास में डिस्कशन हुआ था। तो रेडिएशन जो एंटीना का रेडिएशन पैटर्न है वो रेडिएशन पैटर्न भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं दैट इज द मेन पैरामीटर, क्योंकि जब भी कोई भी एंटीना ट्रांसमिट करेगा तो इन दैट कंडीशन जब ट्रांसमिट करता है तो उसका जो रेडिएशन पैटर्न है उसको फॉलो करते ही या फिर वही मेन इफेक्ट करता है कोई भी जो भी पर्टिकुलर एरिया है उस पर्टिकुलर एरिया में सिग्नल का कवरेज कैसा रहेगा उसके लिए। ठीक है, रेडिएशन पैटर्न अगर मतलब डिपेंड करेगा कि रेडिएशन पैटर्न जिस टाइप में है उसी हिसाब से जो भी मेरा कवरेज होगा वो कवरेज रहेगा कोई भी लोकेशन का। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, ऑब्वियसली रेडिएशन पैटर्न इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर एंड और वो रेडिएशन पैटर्न क्या होता है, अलग अलग टाइप ऑफ एंटेना में रेडिएशन पैटर्न डिफरेंट होता है। तो क्योंकि अलग अलग टाइप ऑफ एंटेना में रेडिएशन पैटर्न डिफरेंट होता है तो इसीलिए कोई भी पर्टिकुलर लोकेशन के लिए एंटेना चूज करना एक बहुत बड़ा टास्क है और बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। अगर हम लोग प्रॉपर वे में एंटेना को चूज नहीं कर पाते हैं, उसका रेडिएशन पैटर्न को अगर फॉलो और वो तो उस पर्टिकुलर एरिया में तुम्हारा जो मोबाइल का नेटवर्क है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, उसका जो सर्विसेज है वो प्रॉपरली सब्सक्राइबर्स को या फिर जो एंड यूजर्स है उन लोग के पास तक नहीं पहुंचेगा। ओके, एक सेकेंड। उन लोग के पास तक नहीं पहुंचेगा। तो इस कंडीशन में हम लोग देख सकते हैं तो देखो क्या बोला गया है कि डिफरेंट एंटेना पैटर्न एंड एंटेना गेन्स एट द सेल साइट एंड at the mobile units would affect the system performance and so must be considered in the system design। तो इसीलिए क्या है कि एंटेना का जो है एंटेना का सारा जो पैरामीटर्स है, उसका गेन, उसका एडिशन पैटर्न, उसका ट्रांसमिटिंग पावर या फिर कितने पावर में पावर लेके वो एंटेना ट्रांसमिट करता है सिग्नल, फुल पावर में कितना कवरेज देगा, अगर उसका मिनिमम हम लोग यूज करें तो कितना कवरेज देगा, ये सारे पैरामीटर्स को हम लोग को हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है कोई भी नेटवर्क को डिजाइन करने के लिए। The antenna patterns seen in the cellular system are different from the patterns seen in the free space। और कोई भी सेलुलर सिस्टम में एंटेना का जो रेडिएशन पैटर्न वो जिस तरीके से रहेगा, फ्री स्पेस में एंटेना पैटर्न का थोड़ा डिफरेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि फ्री स्पेस में क्या होता है, एक फ्री स्पेस मीन्स व्हाट, फ्री स्पेस मीन एक ऐसा जगह जहां पे कोई भी ऑब्स्ट्रक्ल नहीं है, जहां पे कोई भी लिमिटेशंस नहीं है कि यहाँ पे एक तो पेड़ रहेगा, वहां पे किसी का घर है, या फिर उस जगह में कोई पहाड़ है, कहीं पे नदी है, जिसके कारण जो मेरा बीटीएस का साइट है या फिर बीटीएस का जो लोकेशन है वो वैरी कर रहा है। ऊपर से एंटेना का जो पोजीशन है
वो पोजीशन डिपेंड करता है। फिर क्या है, और एक चीज बहुत मतलब इम्पोर्टेंट हो जाता है, या फिर आज के डेट में बहुत ही जो इफेक्ट करता है, दैट इज की रेडिएशन इंसान के ऊपर। रेडिएशन इंसान के ऊपर कितना डैमेज करता है, या फिर उसमें क्या इफेक्ट करता है। कोई अगर पॉपुलेटेड एरिया में है तो उसका फुल गेन हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो ये सब जो पैरामीटर्स है, ये सारे पैरामीटर्स क्या करते हैं कि मेरा जो सिस्टम डिजाइनिंग एस्पेक्ट है, वो सिस्टम डिजाइनिंग एस्पेक्ट को बहुत क्या बोलेंगे उसको, सिस्टम डिजाइनिंग का जो कॉन्सेप्ट है, या फिर सिस्टम डिजाइनिंग का जो चीजों के बारे में हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है, सारे पैरामीटर्स को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। तो इसीलिए, क्योंकि जो मेरा सेल साइट है, सेल साइट में क्या होता है, बहुत सारा बाउंड्री कंडीशंस होता है कि आसपास का जो एनवायरनमेंट है, आसपास का जो लोकेलिटी है, उसके ऊपर बहुत सारे पैरामीटर्स का इफेक्ट को हम लोग को जज करना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो ऑब्वियसली इस सारे रीजन से मेरा क्या होता है कि जो मेरा फ्री स्पेस होता है, वहां पे एंटेना का जो रेडिएशन पैटर्न रहेगा, इसीलिए सेल साइट में उसका रेडिएशन पैटर्न सेम नहीं होता है। If a mobile unit travels around a cell site in areas with many buildings, the omnidirectional antenna will not duplicate the omni pattern. Obviously, कोई भी omnidirectional antenna मतलब omnidirectional antenna वो पर्टिकुलर एंटेनास होते हैं जहाँ पे जिसका क्या है, चारों, अगर एंटेना बीच में रहेगा, उसका चारों साइड में उसका रेडिएशन पैटर्न रहेगा। तो जहाँ पे बहुत ज्यादा तुम्हारा बिल्डिंग्स है, कोई ऐसा सेल साइट है जिसके आसपास में बहुत ज्यादा बिल्डिंग्स है, तो बिल्डिंग के लिए क्या होगा, बिल्डिंग के लिए ऑब्स्ट्रकल क्रिएट होगा। तो बहुत इसलिए क्या होगा कि कोई अगर मोबाइल लेके कोई भी, या फिर जो भी कोई इधर उधर अगर मोबाइल यूनिट को लेके इधर उधर घूम रहा है, तो क्या होगा, ऑब्वियसली सेल साइट में जहां पे उसका फ्रंट लोब रहेगा, फ्रंट लोब के साइड में जो सिग्नल का स्ट्रेंथ ज्यादा रहता है और बैक लोब में सिग्नल का स्ट्रेंथ कम रहता है। हालांकि ओमनीडायरेक्शनल एंटीना के लिए फ्रंट लोब और बैक लोब का ऑलमोस्ट सेम रहता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो वेरी करता है। तो ऑब्वियसली कोई मोबाइल यूनिट अगर सेल साइट के अंदर कहीं पे भी इधर उधर मूव करेगा, तो जहां पे उसको फ्रंट लोब मिलेगा, जिस लोकेशन में, उस लोकेशन में उसका जो सिग्नल, मोबाइल हैंडसेट में सिग्नल का जो स्ट्रेंथ है वो जितना दिखेगा, और जहां पे फ्रंट लोब, जिस लोकेशन में उसको फ्रंट लोब को वो एक्सेस करेगा, उस लोकेशन में उसको सर्विस जिस तरीके से मिलेगा, ऑब्वियसली बैक लोब जहां पे रहेगा उस लोकेशन में उसको सर्विस, या फिर उस लोकेशन में उसको सिग्नल का स्ट्रेंथ उतना अच्छा नहीं मिलेगा। फाइन। उसके कंपैरेटिवली, उसके साथ अगर कंपेयर करके देखें तो जो साइड लोब्स होंगे, साइड लोब्स में जो सिग्नल स्ट्रेंथ होगा वो मॉडरेट होगा, ऑब्वियसली फ्रंट लोब से कम होगा, लेकिन बैक लोब से थोड़ा बेटर रहेगा। So in addition, if the front and back ratio of the directional antenna is found to be 20 dB in free space, it will be only 10 dB at the cell site. Obviously, फ्रंट लोब और बैक लोब में क्या होता है कि वो क्यों डिवाइड हो जाएगा, प्रॉपर एरिया में उसको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए क्या है कि क्या देखा गया है कि फ्री स्पेस में अगर हर जगह 20 dB हो रहा है, तो जो मेरा सेल साइट है, सेल साइट में स्कैटरिंग के लिए, फेडिंग के लिए, ये सब जो प्रॉब्लम है, या फिर ये जो लॉसेस होगा, उस लॉसेस के चलते क्या देखा जाएगा कि उसका जो सिग्नल का जो स्ट्रेंथ हो जाएगा, या फिर वो फ्रंट टू बैक का जो रेशियो होगा, कि मतलब फ्रंट साइड में मेरा जितना पावर मिल रहा है, बैक साइड में जितना पावर मिल रहा है, इसका जो रेशियो है वो सेल साइड में मेरा 10 dB हो जाता है। Antenna tilting can reduce the interference to the neighboring cells and enhance the weak spot in the cell. अब देखो और एक पैरामीटर जिसके बारे में कल हम लोग डिस्कस किए थे, दैट इज एंटेना टिल्टिंग। एंटेना टिल्टिंग मतलब होता है कि एंटेना को, ऑब्वियसली एंटेना को हम लोग क्या करते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन में, कोई एक पर्टिकुलर एंगल में, कोई एक
पर्टिकुलर हाइट में हम लोग एंटेना को लगाते हैं। अब क्या होता है, एंटेना जो बहुत दिन से लगा हुआ है और क्या होता है, टावर्स जो होते हैं वो काफी हाइट पे होता है, तो हवा चलता है, आंधी तूफान आता है, बहुत टाइम में ये होता है कि एंटेना का इटसेल्फ जो लोड है या फिर इटसेल्फ जो वेट है उसके चलते भी समटाइम्स क्या होता है कि थोड़ा बहुत घूम जाता है या फिर टिल्ट हो जाता है, इसको हम लोग टिल्टिंग बोलते हैं। तो एंटेना टिल्टिंग एंड रिड्यूस द इंटरफेरेंस टू द नेबरिंग सेल्स। ऑब्वियसली जो आसपास का जो सेल है उसके लिए अगर डायरेक्शनल एंटेना हम लोग लगाएंगे उससे क्या हो जाता है कि इंटरफेरेंस कम हो जाता है, बट ये क्या होता है कि एनहांसेस द वीक स्पॉट इन द सेल, कि कोई वीक स्पॉट जहां पे सिग्नल बहुत कम रहेगा उसको हम लोग वीक स्पॉट बोलेंगे, जहाँ पे सिग्नल बहुत अच्छे से आएगा पूरा नेटवर्क में उसको, वो तो एक गुड लोकेशन है। लेकिन जहाँ पे एक सेल साइट के अंदर जिस जगह पे एंटीना का जो सिग्नल का जो स्ट्रेंथ है वो उतना बेटर नहीं है तो उसको हम लोग बोलते हैं वीक स्पॉट। तो अगर डायरेक्शनल एंटेना हम लोग लगाएंगे तो उससे अगर इंटरफेरेंस कम होगा, इंटरफेरेंस कम होना मतलब क्या है कि दूसरा सेल नेबरिंग सेल के साथ सेम जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी में क्लैशिंग नहीं हो रहा है बेसिकली। तो वो अगर नहीं होगा मींस क्या है, मेरा जो जो रेडिएशन पैटर्न है एंटेना का वो कोई एक पर्टिकुलर एरिया के लिए है, तो अगर वो पर्टिकुलर एरिया के लिए होगा तो आसपास का जो एरिया रहेगा, आसपास का कुछ कुछ ऐसा एरिया रहेगा जहां पे उसका सिग्नल उतना अच्छे से नहीं पहुंचेगा, उस एरिया में क्या होगा, सिग्नल नहीं पहुंचेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वीक स्पॉट। तो ऑब्वियसली अगर हम लोग डायरेक्शनल एंटेना यूज करते हैं तो डायरेक्शनल एंटेना यूज करते करते जैसे इंटरफेरेंस जो है वो घट जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ वीक स्पॉट इन द चैनल जो होगा वो काफी बढ़ जाएगा। एंड ऑल्सो द हाइट ऑफ द सेल साइट एंटेना कैन अफेक्ट द एरिया एंड शेप ऑफ द कवरेज इन द सिस्टम। ऑब्वियसली कितने हाइट पे हम लोग एंटेना को प्लेस करेंगे वो एक बहुत मेजर इम्पोर्टेंट क्या बोलेंगे टॉपिक होता है या फिर इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोग को क्या पता है कि जितने ज्यादा हाइट में हम एंटेना को प्लेस करेंगे उस सेल साइट का कवरेज एरिया उतना ही ज्यादा होगा। तो इसीलिए हम लोग को मोटा मोटी एक स्टेबल कंडीशन खोजना पड़ता है या फिर एक स्टेबल सिचुएशन खोजना पड़ता है जहाँ पे क्या है कि वो कोई पर्टिकुलर सेल साइट का जो कवरेज रहेगा, जो शेप ऑफ द सिस्टम रहेगा या फिर सेल साइट रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करके एंटेना का हाइट को भी हम लोग को मतलब ये करना होता है। एक सेकेंड, ओके नेक्स्ट टॉपिक या फिर नेक्स्ट जो इक्विपमेंट है जिसके ऊपर सेलुलर जो सिस्टम है वो उसका ये डिपेंड करता है, दैट इज माय स्विचिंग इक्विपमेंट। स्विचिंग इक्विपमेंट में ऑब्वियसली क्या है कि ट्रैफिक के हिसाब से स्विचिंग इक्विपमेंट डिपेंड करेगा कि कैसा कितना ट्रैफिक है। जहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा है उस जगह का जो स्विचिंग इक्विपमेंट जितना जो स्ट्रेंथ का स्विचिंग इक्विपमेंट जरूरत पड़ेगा, जहाँ पे ट्रैफिक कम है वहां पे उतना ज्यादा नंबर ऑफ स्विचिंग इक्विपमेंट नहीं लगेगा या फिर उतना स्ट्रॉन्ग स्विचिंग इक्विपमेंट का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए क्या है कि अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो एंड अकॉर्डिंग टू माय डिमांड हम लोग बोल सकते हैं कि स्विचिंग इक्विपमेंट कितना लगेगा, क्या लगेगा। कोई कुछ बोल रहे हो? स्विचिंग इक्विपमेंट कितना लगेगा, क्या लगेगा, या फिर किस तरीके से कौन सा स्विचिंग इक्विपमेंट हम लोग को चूज करना होगा, ये चीज हम लोग को ध्यान में रखना होता है ऑलवेज। ओके सो
देखो क्या कहा जा रहा है, द कैपेसिटी ऑफ स्विचिंग इक्विपमेंट इन द सेलुलर सिस्टम इज नॉट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ स्विच पोर्ट्स बट ऑन द कैपेसिटी ऑफ द प्रोसेसर एसोसिएटेड विद द स्विचेस। और इसीलिए प्रोसेसर जो है, ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द ट्रैफिक क्या है कि हम लोग का जो प्रोसेसर है वो स्विचिंग का जो मेरा डिमांड है वो किस तरीके से हो रहा है, कितना फास्ट स्विचिंग करना जरूरत है नहीं है, वो डिपेंड करता है। ठीक है। In a big cellular system, this processor should be large. Obviously, ज्यादा big cellular system में जो customer है, number of customers ज्यादा रहेगा तो वहां पे fast switching का जरूरत पड़ेगा. Also, because cellular systems are unlike other system, it is important to consider when the switching equipment will reach the maximum capacity. कि बिजी आवर में कितने कॉल्स एट ए टाइम चल रहे हैं, इस चीज को हम लोग को कंसीडर करना पड़ेगा। क्योंकि बिजी आवर में मेरा क्या होता है, बिजी आवर में हमको देखना पड़ेगा कि जितना नंबर ऑफ कॉल्स रहेगा उसको स्विच कराना पड़ेगा। क्योंकि एक बार बीटीएस टू बीएससी, बीएससी टू एमएससी, तो ये जितने सारे कॉल्स चलेंगे उसके लिए स्विचिंग उतना ज्यादा होगा। तो जो मेरा बिजी आवर होगा या फिर जो मेरा पीक आवर होगा, उस पर्टिकुलर मोमेंट में, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो स्विच मेरा लगाया हुआ है नेटवर्क में, उसमें उतना कॉल को हैंडल करने का कैपेसिटी है या नहीं है, ये चीज को हम लोग को हमेशा ध्यान में रखना होगा। The service life of the switching equipment is not determined by the life cycle of the equipment, but by how long it takes to reach its full capacity. And if the switching equipment is designed in modules or as distributed switches, more modules can be added to increase the capacity of the equipment. तो ये जो मेरा स्विचिंग है, स्विचिंग को अगर हम लोग एक यूनिट के हिसाब से देखेंगे कि जहां पे हम लोग एक के बाद एक स्विच को हम लोग ऐड कर सकते हैं टू इंक्रीज द सिस्टम कैपेसिटी, उस जगह में क्या है कि स्विच को रिप्लेस करने का जरूरत नहीं पड़ता है, उसमें हम लोग ज्यादा नंबर ऑफ स्विच ऐड कर पाते हैं जब हम लोग को देखना, मतलब जब हम लोग का नेसेसिटी हो रहा है अकॉर्डिंग टू द ट्रैफिक, अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द सिस्टम। The future trend seem to be utilization of the system system handoff. This means that switching equipment can link to other switching equipment so that a call can carried from one system to another system without the call being dropped. और क्या है स्विचिंग के लिए, और एक स्विचिंग का और एक मेजर जो यूज होता है वो होता है हैंड ऑफ्स में। हैंड ऑफ्स में हम लोग क्या देखे हैं कि जब कोई भी पर्टिकुलर मेरा जो मोबाइल है या फिर जो पर्टिकुलर मेरा डिवाइस है वो अगर एक सेल से दूसरे सेल में मूव कर रहा है, सपोज ये एक टावर है मेरा, ये मेरा एक टावर है, इसका एक लोकेशन एरिया है, और फिर मेरा यहाँ पे एक टावर है, इसका भी एक अलग सेल साइट है। ठीक है, मान लो इसका एक सेल साइट है, हेक्सागोनल होगा तो कुछ इस तरीके से है। फिर यहाँ पे एक तो नेबरिंग है, इसका भी एक अलग से होगा सेल साइट, और फिर यहाँ पे है। तो अगर यहाँ पे कोई भी एक गाड़ी है, यहाँ पे सपोज एक मेरा मोबाइल हैंडसेट है, यहाँ पे इस मोबाइल हैंडसेट मूव कर रहा है फ्रॉम एक सेल टू दूसरा सेल, तो जब ये जो इसका जो लोकेशन है, इसके जो लोकेशन के अंडर में जब ये मेरा मोबाइल रहेगा, ये जो पहला सेल है इसको सपोज दिस इज माय सेल ए, दिस इज बी और दिस इज सी। तो व्हेन द डिवाइस इज इन द सेल ए, तो उसका नेट वो कौन सा, ये जो पर्टिकुलर टावर है इस टावर के एरिया में रहेगा। फिर ऑब्वियसली सेल बी में भी एक टावर है और सेल सी का टावर तो हम ऑलरेडी ड्रॉ किए हैं, तुम लोग देख रहे हैं। तो जब क्या करेगा, कोई भी मेरा जो ये मोबाइल मेरा जो डिवाइस है, ये जो मेरा मोबाइल डिवाइस है, ये अगर मूव कर रहा है
फ्रॉम ए टू बी। इस डिवाइस अगर मूव कर रहा है तो क्या है, ऑब्वियसली ये जो मेरा ए से सेल का जो ये है टावर है उसका लोकेशन इस जगह तक ही है, लेकिन जो मेरा टावर बी है उसका जो लोकेशन में अगर जब मोबाइल मेरा घुस जाएगा तब क्या होगा, जो इसका जो कनेक्टिविटी होगा वो लूज हो जाएगा और बी सेल का जो कनेक्टिविटी है वो उसको कैच कर लेगा। तो लेकिन ये इतना फास्ट होना चाहिए सो दैट मेरा जो डिवाइस है या फिर जो मेरा यूजर है जो कॉल कर रहा है या फिर कॉल में बात कर रहा है, बात करते करते अगर वो मूव कर रहा है तो उसको पता नहीं चलना चाहिए कि मेरा स्विचिंग हुआ। तो ये जो स्विचिंग का प्रोसेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं हैंड ऑफ। ठीक है, हैंड ऑफ में क्या होता है, जब चेंज होता है तो वो होम लोकेशन रजिस्टर से विजिटर्स लोकेशन रजिस्टर में होता है, फिर उसका जो कॉल का जो ऑथेंटिकेशन होता है उसका सारा डिटेल्स चेक होता है, फिर उसका जो ऑथेंटिकेशन होता है फिर वो ट्रांसफर होता है, तब क्या होता है कि सेल बी का जो टावर है उसका विजिटर्स लोकेशन रजिस्टर से कॉल फिर एमएससी तक जाता है, फिर वो कॉल प्रोसेस चलते रहता है। उस हैंड ऑफ एक डिफरेंट इशू है या एक दूसरा टॉपिक है, उस टॉपिक के बारे में हम पढ़ाएंगे। तो ये जो स्विचिंग होता है, ये जो हैंड ऑफ्स होते हैं, जितना ज्यादा नंबर ऑफ हैंड ऑफ्स होंगे और कोई भी सिस्टम में उतना ज्यादा हम लोग क्या बोलेंगे कि स्विचिंग प्रोसेस उतना ज्यादा रहेगा। तो स्विचिंग प्रोसेस उतना ज्यादा होने से फिर क्या है कि मुझे एक वैसे ही कैपेबल स्विच उस पर्टिकुलर लोकेशन में इंस्टॉल करना पड़ेगा सो दैट ये जो प्रोसेसेस है वो उतना स्मूथ हो, उतना फास्ट हो ताकि कॉल मेरा कट ना जाए या फिर कॉल ड्रॉप ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो कि कॉल मेरा जो डिवाइस है वो ऐसा रीजन में है जहां पे वो बी सेल के अंदर में चला गया है, लेकिन जो मेरा सेल ए है उसका भी टावर जो है या फिर उसका जो एक्सेस है वो लूज हो गया है, लेकिन बी का सेल बी का जो टावर है उसका जो सर्विस है वो अभी तक प्रोवाइड नहीं कर पाया, वो अभी तक खाली चेकिंग वगैरह ही कर रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि कॉल मेरा कट जाएगा, अगर टावर नहीं है नेटवर्क नहीं है तो बात हो नहीं पाएगा, तो ऑब्वियसली वो कॉल ड्रॉप हो जाने का एक चांसेस होता है। तो ऑब्वियसली इस कंडीशन में एक प्रॉपर स्मूथ सर्विस देने के लिए ये जो स्विचिंग्स है, स्विचिंग उतना फास्ट होना चाहिए, उतना एफिशिएंट वे में होना चाहिए सो दैट कि कॉल ड्रॉप जो होता है कॉल ड्रॉप ना हो। क्योंकि ऑब्वियसली अगर ज्यादा कॉल ड्रॉप होगा तो जो मेरा कस्टमर होगा कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं रहेगा, तो फिर वो चाहेगा कि कुछ वैसा सर्विस प्रोवाइडर का वो सर्विस ले जिसका ये सारा प्रॉब्लम्स उसको फेस नहीं करना पड़े। तो ऑब्वियसली ऑल दीज आर मैटर्स। तो इसीलिए स्विचिंग इक्विपमेंट को चूज करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन होता है कोई भी सेल साइट को या फिर कोई भी नेटवर्क को, सेलुलर नेटवर्क को डिजाइन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज डेटा लिंक्स। डेटा लिंक्स ऑब्वियसली जस्ट सेकंड। अच्छा, मूडल तो अप हो गया है तो सब कोई अपना अपना अटेंडेंस दे देना। क्लास टाइम तो अप हो गया है, अगर क्लास अटेंडेंस अगर नहीं है होगा तो मेरे को बोलना, आज का क्लास का अटेंडेंस थोड़ा हम बढ़ा देंगे टाइमिंग, तो फिर तुम लोग दे पाओगे। ठीक है मैम, अटेंडेंस नहीं है वहां पे, शो नहीं कर रहा, हम खोल के देखे हैं अभी। अच्छा ठीक है, अगर अटेंडेंस नहीं हो रहा है तो हम बात करेंगे। तो आज अगर नहीं शो कर रहा है तो छोड़ दो, शायद ऐड करना पड़ेगा क्या कुछ, क्योंकि नया सिस्टम चालू हुआ है तो फिर हम ऐड कर देंगे। ठीक है, एनीवेज नेक्स्ट इज डेटा लिंक। डेटा लिंक ऑब्वियसली यहाँ पे का फिगर क्या है कुछ, लेट्स सी। अच्छा यहाँ पे फिगर नहीं है। डेटा लिंक जो है क्या बोल रहा है कि डेटा लिंक they are not directly affected by the cellular system, they are important in the system. Each data link can carry multiple channel data. Obviously data link क्या होता है, जो मेरा वायरलेस लिंक है वो वायरलेस लिंक ही मेरा मतलब जब वहां पे हम लोग डेटा को एक्सेस करते हैं या फिर जो इंटरनेट यूज करते हैं उसका जो लिंक है वो ही डेटा लिंक है। तो ऑब्वियसली इंटरनेट सर्फिंग के लिए मेरा क्या होगा, इंटरनेट सर्फिंग
सर्फिंग के लिए मेरा डेटा लिंक का जरूरत पड़ेगा कि कौन सा डिवाइस कितना ये कर रहा है, नहीं कर रहा है, कौन कितना डेटा यूज कर रहा है, ये सारा चीज मैटर कर रहा है। तो जहाँ पे नंबर ऑफ कस्टमर ज्यादा रहेगा वहां पे डेटा लिंक का अवेलेबिलिटी भी ज्यादा होना चाहिए फॉर अ स्मूथ सिस्टम। तो उसके लिए मेरा क्या हो जाता है कि तो उस कंडीशन के लिए मेरा क्या हो जाता है, उस कंडीशन के लिए हम लोग देख पाते हैं कि for the each data link can carry multiple channels from the cell side to the MSTO, MTA. So the fast speed of data transmission cannot be passed through a regular telephone line. Therefore, data bank devices are needed and they can be multiplexed. Many data channel passing through the wideband T carrier wire line to going through the microwave radio link where the frequency is much higher than 850 megahertz. तो क्या है, जो डेटा लिंक मेरा एस्टेब्लिश होता है, डेटा लिंक का एस्टेब्लिशमेंट के लिए क्या है कि हम लोग जितना ज्यादा नंबर ऑफ कस्टमर डेटा लिंक को या फिर डेटा सर्विस को, डेटा लिंक नहीं बेटर टू से डेटा सर्विस को ऑप्ट करेगा या फिर डेटा सर्विस अपने सिस्टम में या फिर अपने सर्वर में पाना चाहेगा, तो उन लोग के लिए क्या है कि ऑब्वियसली हम लोग को देखना पड़ेगा कि सभी को एक क्या बोलेंगे सैटिस्फैक्टरी सर्विस मिल पाए। तो सैटिस्फैक्टरी सर्विस मिलने के लिए क्या है, उतना ज्यादा नंबर ऑफ डेटा चैनल्स का अवेलेबिलिटी होना चाहिए उस पर्टिकुलर सेल साइट में। अगर मान लो कि मेरा सेल साइट का कैपेसिटी जितना है उससे ज्यादा नंबर ऑफ यूजर सब या फिर सब्सक्राइबर अगर उस जगह में हो जाए तो मेरा क्या हो जाएगा, सभी का इंटरनेट स्लो चलेगा। तो कौन चाहता है कि मेरा इंटरनेट स्लो चले? नहीं चाहता, हम लोग खुद भी नहीं चाहते। तो ऑब्वियसली जो सर्विस प्रोवाइडर एक बेटर सर्विस प्रोवाइड करेगा कि सिस्टम मेरा हैंग नहीं कर रहा है, जो पेजेस है वो प्रॉपरली एक प्रॉपर टाइम पे खुल जा रहा है, ज्यादा लैग नहीं हो रहा है सिस्टम, वीडियोस जो है वो स्लो नहीं चल रहे हैं, तो ये सारा जो प्रॉब्लम्स होता है, ये सारे प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए क्या है कि हम लोग को चैनल्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं। तो इसीलिए क्या है, चैनल प्रोवाइड करने के लिए फिर वो मेरे को बजट कैलकुलेट करना पड़ता है कि यहाँ पे मेरा कितना नंबर ऑफ यूजर है, उसको सभी को एटलीस्ट एक मतलब क्या बोलेंगे, एक टॉलरेबल लिमिट में सबको स्पीड प्रोवाइड करना है। तो उसके हिसाब से कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं और उसके हिसाब से सपोर्ट मतलब जो भी सपोर्टिव इक्विपमेंट्स है उसको हम लोग को सर्विस उसको हम लोग को प्रोवाइड करना पड़ता है फॉर दैट पर्टिकुलर सेल साइट। तो ये सारे कंसिडरेशंस को ध्यान में रखते हुए ही हम लोग को क्या करना पड़ता है कि कोई भी जो मेरा सेल साइट है या फिर कोई भी मेरा जो सेलुलर सिस्टम है, उस सेलुलर सिस्टम को हम लोग को प्रॉपर मतलब उस सेलुलर सिस्टम को हम लोग को डिजाइन करना पड़ता है। और समटाइम्स प्रैक्टिकली जो सिनेरियो है, प्रैक्टिकल सिनेरियो अगर हम लोग देखेंगे तो समटाइम्स क्या होता है, जो उसका टॉलरेबल लिमिट होता है उससे ज्यादा ही हम लोग को दे के रखना पड़ता है, क्योंकि ड्यू टू द लॉसेस, क्यों यहाँ पे हम लोग को लॉस भी कैलकुलेट करना पड़ता है, जो लॉस के लिए कितना सिग्नल डिग्रेड हो रहा है, फिर कितना परसेंटेज ऑफ सिग्नल लॉस हो रहा है, और हम लोग को जो कस्टमर्स है, कस्टमर्स को कितना लिमिट तक हमको उसको स्ट्रेंथ देना है, ये सारे चीजों को, ये सारे मैटर को ध्यान में रखते हुए क्या करना पड़ता है समटाइम्स कि नेटवर्क को उस हिसाब से डिजाइन करना पड़ता है, या फिर जो टॉलरेबल लिमिट्स होते हैं उसको या फिर उसका जो कितना गेन है वो ज्यादा ही दे के रखना पड़ता है, कि सो दैट कि अगर लॉसेस भी है तो भी जो मेरा कस्टमर्स है, कस्टमर्स को प्रॉपर या फिर डिजायर्ड अमाउंट ऑफ जो मेरा सर्विस है या फिर डिजायर्ड जो सर्विस है वो मिल पाए। ओके So this is all about this topic, considerations of components of the cellular system. ठीक है? So
अभी 3 बजे से हम सभी कोई टीचर्स रहेंगे जिसपे तुम लोग को ये करना होगा, प्रोजेक्ट का टॉपिक डिसाइड करना होगा। ठीक है, कल कुछ कुछ स्टूडेंट्स उस पे क्लास पे आप लोग ज्वाइन नहीं किए थे, तो कल जिन लोग ज्वाइन नहीं किए थे आज सभी को ज्वाइन करना मैंडेटरी है, अदरवाइज प्रोजेक्ट फाइनलाइज नहीं होगा। और प्रोजेक्ट तुम्हारा कंप्लीट हो चाहे नहीं हो, रन करे चाहे नहीं करे, प्रोजेक्ट सभी को करना पड़ेगा क्योंकि उस पे 100 मार्क्स है। ठीक है, एक स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट, क्योंकि ये एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, उसके लिए एक स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट सभी को करना स्टार्ट करना है। तो कल बताया गया था कि 2-3 प्रोजेक्ट सबको ये करना है, छाट के रखना है। तो आज कल जिन लोग नहीं उसमें ज्वाइन किए थे, आज पॉजिटिवली ज्वाइन कीजिएगा, इट विल बी हेल्पफुल टू यू ऑल। प्रोजेक्ट करना है, बिना प्रोजेक्ट के मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, बिना प्रोजेक्ट के 100 मार्क्स हम लोग किसके ग्राउंड में देंगे कि क्या डॉक्यूमेंट है मेरे पास कि हम इस बच्चे को मार्क्स दिए हैं? ऐसे हवा में तो नंबर नहीं दे सकते, कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए प्रोजेक्ट करना है। हो सकता है कि बहुत किसी का प्रोजेक्ट रन नहीं करे, कि प्रॉब्लम हो, इनकम्प्लीट हो, ठीक है, लेकिन कुछ होना चाहिए। ओके, तो इसीलिए सबको ही ज्वाइन करो, 3 बजे क्लास है। तो आज और हम ये दे देंगे, एक क्विज लेंगे हम। क्विज आज दोगे कि मंडे को? तुम लोग क्विज आज देना चाहोगे कि मंडे को? मैम आज कितना बजे? ठीक है, तो क्विज हम 5 बजे से या फिर 6 बजे से हम लिख देंगे। ठीक है, ग्रुप में 5 या 6 बजे से क्विज को ओपन कर देंगे, तुम लोग क्विज दे देना। और असाइनमेंट भी हम ओपन कर देंगे आज ही, पहला 2 मॉड्यूल का 2 असाइनमेंट। ठीक है, और थर्ड पॉइंट की डिजिटल कम्युनिकेशन में जो कॉपी था, कॉपी लिखने का या फिर कॉपी सबमिशन का जो है, वो भी आज मॉड्यूल में हम क्रिएट कर देंगे। जिसका भी कॉपी लिखना कंप्लीट हो गया है सबको अपलोड करते रहो धीरे धीरे। ठीक है, जिसका भी कंप्लीट हो गया है वो सबमिट कर देना, और जिसका नहीं हुआ है ट्राई टू कंप्लीट एज अर्ली एज पॉसिबल। ओके, तो आज का क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। और किसी को कुछ क्वेरी है, किसी को कुछ बोलना है, एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग एनीथिंग? ओके, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है तो आज का क्लास यहीं तक है। सो थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू, हम एंड करते हैं। ओके।